अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेसन नंबर 1 है द नेचर ऑफ पर्सनैलिटी थ्योरी। व्हाट सॉर्ट ऑफ फीचर्स आर वी। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में कि कोई भी जो दो इंडिविजुअल्स हैं, इवन अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, वो एक जैसे नहीं होंगे, उनकी पर्सनैलिटीज़ एक जैसी नहीं होंगी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर इंडिविजुअल में होते हैं, बेशक के वो आइडेंटिकल ट्विन भी हो, बेशक के वो ट्विंस भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बताया है कि ह्यूमन बींग जो है वो डिफरेंट शेप्स में आते हैं, डिफरेंट साइजेस में आते हैं और अकॉर्डिंगली जो है सिचुएशन के हिसाब से वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की अगर हमने बात करते हैं, और अगर हम फिजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं, जेनेटिकली भी डिफरेंट होते हैं दो लोग, सोशली भी और साइकोलॉजिकली। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये है कि अगर हम मतलब कि अगर हमने कोई एक ह्यूमन रेस में हमने आइडेंटिफाई करना है कि उनके अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, तो वो चीज़ फिर पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो है वो लेकर आती है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी आती है जो कि उसमें ये बताया जाता है कि डिफरेंसेस क्या होते हैं अमंग द पीपल। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है द कन्विक्टेड टेररिस्ट और मर्डरर, द प्रीस्ट, कर पॉलिटिशियन एग्जाम्पल का पढ़ लीजिएगा। वैसे फर्स्ट चैप्टर से इतना कुछ खास पेपर में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे फिर अब बात उन्होंने की ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। यहाँ बेसिकली उन्होंने 4 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। ठीक है, साइंस और साइकोलॉजी जो है किसके साथ डायरेक्टली कंसर्न है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले ये है कि आपने जो है एक जनरल और इंटीग्रेटेड क्लियर कॉन्सेप्ट हो आपके पास एक पर्सनैलिटी को लेकर। किसी इंसान की फॉर एग्जांपल हम पर्सनैलिटी लेते हैं, इंटीग्रेटेड मतलब पूरा होल एज अ होल, और क्लियर कॉन्सेप्ट हो आपको पर्सनैलिटी का। तो उसके बाद है टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी असेसमेंट। आपने पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना है, पर्सनैलिटी असेस करनी है। फिर सेवरल जो है इंपॉर्टेंट थ्योरीज आ जाती हैं उस चीज़ को लेकर कि हमने किस तरह पर्सनैलिटी को जो है आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद जो है की थीम्स आ जाती हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में कि आपने किस तरह वही डिटेलिंग आ जाती है कि आपने क्या थीम्स को लेकर आगे चलना है। व्हाट मीन्स पर्सनैलिटी साइकोलॉजी या साइंस। क्या चीज़ पर्सनैलिटी को साइंस बनाती है। अब यहाँ पे है कि डिफरेंट स्पेकुलेशन मतलब कि डिफरेंट ओपिनियंस और बिलीव्स जो है ना, उसको जब कॉन्सेप्ट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको स्टडी किया जाता है, और स्टडी करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं एम्पिरिकली। तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा चीज़ों में से गुजरता है और फिर वो इस्टेब्लिश होता है, साइंस ऑफ पर्सन इस्टेब्लिश होती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्सनैलिटी साइकोलॉजी जो हेल्प करती है लोगों को अपनी लाइफ को फुली जो है क्या कहते हैं इंजॉय करने में, रहने में। ठीक है, अपने सेटिस्फाइंग आप वेज ढूंढ रहे हो अपने अपने है क्या कहते हैं हेल्दी पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, जिसमें न्यू फॉर्म्स ऑफ साइकोथेरेपी भी आ जाती हैं, लर्निंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं जो कि साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट में होते हैं। ठीक है, उसके बाद है थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ों की बात की है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में। एक तो थ्योरी जो है तभी यूज़फुल होती है जब आप एफिशिएंटली जो है आप प्रेडिक्शंस करने के काबिल हो जाते हो। ठीक है, आप लोग जैसे कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ये एक प्रेडिक्शन होगी। उसके बाद है थ्योरी शुड कंटेन 2 पार्ट्स। अब 2 पार्ट्स में होना लाजमी है एक थ्योरी के अंदर। पहले तो ये कि रेलेवेंट अजम्पशंस हो, सिस्टमैटिकली रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब ये रेलेवेंट मतलब एक प्रॉपर अजम्पशन जैसे हम कुछ भी अज्यूम करते हैं वो चीज़ें वो रेलेवेंट होनी चाहिए, उस टॉपिक उस पर्सनैलिटी से रिलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा ये कि सेट ऑफ एम्पिरिकल डेफिनेशन होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे सबसे टॉप पे जो है उसकी डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ कंसिस्टेंट कंस्टेलेशंस ऑफ कंसेप्ट्स। अब यहाँ पे कंस्टेलेशंस ऑफ कंस्टेलेशंस ऑफ कंसेप्ट्स जो है उसको हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब कि एक ग्रुप ऑफ कंसेप्ट्स आता है, मतलब डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, ज़्यादा कंसेप्ट्स आ जाते हैं, एक ग्रुप आ जाता है जो कि कहलाया जाता है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसके अंदर ये 2 जो है पॉइंट्स उन्होंने बताया कि ज़रूरी हो। फिर उन्होंने बात की है कि व्हाट पर्पस डू थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी सर्व, कि इनका क्या पर्पस होता है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक पर्सनैलिटी थ्योरी जो है डिस्क्रिप्टिव होना लाजमी है। डिस्क्रिप्टिव होना लाजमी इसलिए है क्योंकि कि एक जो अच्छी थ्योरी होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, हमें मीनिंगफुल फ्रेमवर्क देती है। मतलब कि हमें उस चीज़ की मीनिंग पता चलती है, हमें सिंप्लीफाई करवाती है, इंटीग्रेट करवाती है हर चीज़ को एक साथ रिलेटेड मतलब सेट्स ऑफ जो इवेंट्स होते हैं उस चीज़ को एक साथ हमें प्रोवाइड करती है मीनिंगफुल फ्रेमवर्क। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि अगर हमारे पास कोई थ्योरी नहीं है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि 5 साल का बच्चा जो है उसका एक रोमांटिक अट्रैक्शन है अपनी मदर के साथ लेकिन फादर के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये हमें एक थ्योरी से ही पता चलता है, हमें वो जो मीनिंग हमें प्रोवाइड की जाती है इवेंट्स से रिलेटेड उससे ही पता चलता है। तो उन्होंने ये भी बताया कि एक जो अच्छी पर्सनैलिटी थ्योरी होती है ना, वो क्या करती है, वो प्रोवाइड करती है हमें मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, हमें एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट, हमें समझ आने वाली चीज़ एक समझने फॉर एग्जाम्पल एक मटीरियल प्रोवाइड करती है। और फिर जो है ह्यूमन बिहेवियर जो है उस चीज़ के अंदर जो है डिस्क्राइब भी होता है, डिस्क्राइब भी किया जा रहा था ह्यूमन बिहेवियर को, इंटरप्रेट भी किया जा रहा था। मतलब कि हमें उसकी मीनिंग भी समझ आ रही है और हम प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं कि हाँ जी अगर इस तरह यहाँ पे ये हुआ तो आगे ये होगा। तो ये हो गई डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद थ्योरी जो है सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट एक्सपीरियंस को ही नहीं डिफाइन करेगी लेकिन फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करेगी। जैसे अभी हमने ऊपर बात की कि डिस्क्राइब और इंटरप्रेटेट की उसी तरह यहाँ पे भी बात हो रही है कि पास्ट और प्रेजेंट इवेंट्स को ही नहीं एक थ्योरी जो है डिस्क्राइब करती है बल्कि फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि पहले ये हुआ, अब ये हो रहा है तो आगे ये होगा। तो उसके बाद दूसरा फंक्शन ये कि पर्सनैलिटी थ्योरी जो है वो एक बेसिस प्रोवाइड करती है, प्रेडिक्शन ऑफ इवेंट्स प्रोवाइड करती है।
ऐसा भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हम अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानें। उसके बाद उन्होंने बात की है क्या हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि है जेनेटिक, ठीक है, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट करता है, हमारा कल्चर, हमारी सोसाइटी, ऑब्वियसली हमारा जैसा इन्वायरमेंट होगा, हमारा जैसा कल्चर होगा, सोसाइटी भी उसी तरह हम अफेक्ट होते जाएंगे और हम उसी चीज़ को अपने आप के अंदर जो है डाल लेते हैं और उसी तरह पे ज़ाहिर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप में रह रहे हैं, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसी तरह बिहेव करने लगते हैं। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस होना लाजमी होनी चाहिए, वो भी इन्फ्लुएंस होती है हमारी पर्सनैलिटी पे, ट्रेट्स हो गए और अनकॉन्शियस मैकेनिज्म्स हो गए। और उन्होंने यहाँ बात की है मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी की क्या मीनिंग है, ये उन्होंने ऐसे ही दिया हुआ इतना कुछ। सम पॉलिटिकल लीडर्स हैव कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी, उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में बताया है कि कुछ बहुत रिपल्सिव होते हैं, अनोइंग होते हैं और खास नहीं होते। पर्सनैलिटी जो है इस तरह भी देखी जाती है, बहुत ज़्यादा कुछ, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा तो जो क्या कहते हैं, मेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, फीमेल्स के ऊपर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है, और कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी होती है, कुछ बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, और इसी तरह जो है मतलब ये बात की गई है उनकी, क्या कहते हैं, इमोशंस के ऊपर, मतलब एग्रेसिवनेस, डोमिनेंट, ये सारी चीज़ें। तो पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी जो है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें इंडिविजुअल जो है जैसा बिहेव करता है और जैसा सोचता है। पर्सनैलिटी जो है रेफर करती है हमारी ओवरऑल जो इंप्रेशन होता है ना एक इंडिविजुअल का दूसरों के ऊपर, तो वो क्या हो गया हमारी पर्सनैलिटी। अब मैं अगर किसी न्यू बंदे से फॉर एग्जांपल मिलती हूँ, तो मेरी जो पूरी पर्सनैलिटी का इंप्रेशन है वो देख रहा है और फिर वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये चीज़ क्या है, हमारा ओवरऑल जो इंप्रेशन दूसरों को पड़ता है वो हमारी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है। सम टोटल ऑफ कंस्टेलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर टिपिकल ऑफ द इंडिविजुअल है, फिर कुछ जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, और जो भी हम बिहेव करते हैं और जो जो दूसरे लोग हैं हमें उस सोशल सेटिंग में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या होती है हमारी पर्सनैलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि अगर ए जो है वो शायद टिमिड है, बी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और जो है बहुत ज़्यादा जल्दी अपसेट हो जाता है, कुछ जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। फिर है कि पर्सनैलिटी वर्ड जो है वो इंग्लिश से ड्राइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जो कि है पर्सोना, जिसका मतलब होता है मास जो कि theatrical players इन एशियन ग्रीक ड्रामाज। ये जो थिएटर्स में जैसे प्लेयर्स होते हैं ना, वैसे तो उन एशियन ग्रीक ड्रामाज में जो है मास्क यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं पर्सोना, जो कि प्लेयर्स वो पहनते हैं। पर्सनैलिटी जो एक पब्लिक पर्सनैलिटी है दैट पीपल डिस्प्ले टू दोज अराउंड अस, के वही बात यहाँ पे भी उन्होंने रिपीट की कि जो कि हमारे आसपास होते हैं, हम उनके आगे अगर परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं और यही सारा कुछ इसमें पूरा लिखा हुआ है, इतना खास नहीं है। यहाँ पे इन्होंने मॉडर्न पर्सनैलिटी थ्योरी की बात की है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स आगे, जिसमें यहाँ पे इन्होंने फ्रेंच फिजिशियन फिलिप फीनल की बात की है, जो कि है या जो कि वॉज एबल टू कंसीव ऑफ साइकोटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब इसमें जो है कंट्रीब्यूशन थी इसकी साइकोटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में, जो कि ब्रेन डिसफंक्शनिंग के बारे में था, ठीक है, कि जो डिसफंक्शनिंग से मुराद है जो उनका ब्रेन नहीं जब काम कर रहा था, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है वो। उसके बाद जो है दिस फिजिकलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ साइकोलॉजी सेट इन मोशन सेंटर, ये जो है ये एम.एल. क्रेपलिन जो था वो उसने जो थी ट्रीटमेंट के बारे में बात की थी, जो कि साइकोटिक्स के ट्रीटमेंट है, ये एमसीक्यूज के से आ सकते हैं, वैसे इसका कुछ खास नहीं है। उसके बाद जो यूरोपियन क्लिनिकल मेडिसिन है उसमें उन्होंने बात की है फ्रेड के बारे में, जिसने डेवलप किया था या हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि साइको एनालिटिक टेक्निक से जो है डिस्कवर की थी, कॉन्ट्रीब्यूशन किया उसने किया था और क्लासीफाई किए थे इससे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, ट्रीटमेंट्स, ठीक है, जो कि डिस्टर्ब पर्सन थे उनके लिए। और उसके बाद है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स क्या है कि ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है जो कि हेल्प किया जाता है साइंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है, साइंस ऑफ साइकोलॉजी के अंदर जो यूज़ होती है। लेकिन साइकोमेट्रिक्स से पहले जो है कि ये पॉसिबल नहीं था कि हम किसी भी ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग किसी भी उस एस्पेक्ट जो है जो मेजर कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया इंटेलिजेंस, तो इस साइकोमेट्रिक्स से पहले हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं था जिससे हम मेजर कर सकते थे इसको। जैसे कि हो गया इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, मोटिव्स, पर्सनैलिटी टेस्ट। लेकिन अब विद सर्टन लिमिटेशन जो है अब जो है मेजरमेंट्स ऑब्टेन हो जाते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो फील्ड ऑफ पर्सनैलिटी जो थी वो एक्वायर किया था उसने, मतलब जो है उसके ज़रिए जो है हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को जो है मेजर कर सकते थे, ठीक है। और ये साइकोमेट्रिक्स की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि हम मीनिंगफुल रिसर्च कर सकते हैं इन पर्सनैलिटी, जबकि इससे पहले जो है हम मेजरमेंट नहीं कर सकते थे। फिर बिहेवियरिज्म के बाद आगे कि ये एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जो कि 1913 में फाउंड हुआ था और एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो कि जॉन पी वॉटसन था उससे रिलेटेड है बिहेवियरिज्म, जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट जो है अमेरिकन साइकोलॉजी में पाई जाती है, जो कि
जो कि बहुत ज़्यादा परवेसिव इन्फ्लुएंस है आर स्टिल क्वाइट एविडेंट टुडे। मतलब उसी के बारे में बताया गया है कि ये जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्फ्लुएंशियल मूवमेंट थी, ठीक है, अमेरिकन साइकोलॉजी। और उसके बाद इसी तरह मतलब ये बिहेवियरिज्म से रिलेटेड आ गया। और उसके बाद वाटसन और इवन पेट्रोविच पैवलोव जो था इसने, कि आपने पढ़ा होगा, किसने, हमने पहले भी पढ़ा था, इसने कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग पे इसकी जो थी वो कॉन्ट्रीब्यूशन थी, उससे उसकी थ्योरी थी जो कि बहुत इन्फ्लुएंशियल था इन सेटिंग द स्टेज ऑफ द फोकस ऑफ कंटेम्प्रेरी। ये भी वही बात होगी, मतलब बिहेवियरिज्म से रिलेटेड थी, हमने पहले भी पढ़ा था। उसके बाद जो है एडविन गुथरे और एडवर्ड टॉलमैन, इसने भी बहुत ज़्यादा थ्योरीज दी थी। ये भी हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैंने नोट्स बताए हैं, आगे जाके सारी थ्योरीज आएगी तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। यहाँ पे गेस्टॉन साइकोलॉजी हमने मेरे ख्याल से पिछले उसमें पढ़ी थी। ये जो है इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स जिसका जो है फुल फॉर्म होता है, फुल फिगर होता है, फुल शेप, कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर। तो गेस्टॉन का मतलब एज ए होल होता है। तो गेस्टॉन साइकोलॉजी जो थी वो कब फाउंड हुई थी? वो 1912 में फाउंड हुई थी। और इसका जो नाम था, इसके जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट था उसका नाम वैक्स बर्ट्यूनियर था। ये जो था बहुत ज़्यादा इसने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए थे, हॉलिस्टिक नेचर ऑफ परसेप्शन पे स्टिमुलेट किया था। कर्ट कॉफका को, वोल्फगैंग कॉफलर, ये सारे जो हैं ये सारे गेस्टॉन साइकोलॉजिस्ट हैं। टू ऑफ हिज एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स को ली हुई है। यहाँ पे मैंने वही गेस्टॉल के बारे में और इनकी जो तीनों साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बात की है। और इसका मेन मकसद ये यही है, और ये जर्मन नाउन से निकला है जो कि है गेस्टॉल। और इसको फिर ट्रांसलेट किया गया था इंटू इंग्लिश, मैंने आपको बताया, जिसका मतलब है फॉर्म, फिगर, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर। गेस्टॉल साइकोलॉजी वो स्ट्रेस करती है द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि जब मतलब यहाँ कि जब हम उनको ब्रेक कर देंगे इनटू द कंपोनेंट्स इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स या पार्ट्स, तो वो जो है वो नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट होती है, वो गेस्टॉन साइकोलॉजी नहीं कहलाई जाएगी। मैंने भी आपको बताया है कि गेस्टॉन साइकोलॉजी का मतलब ही होता है एज ए होल इज़ ग्रेटर देन एंड डिफरेंट फ्रॉम सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मतलब कि ये एज अ होल कोई भी चीज़ होगी ना तो हम उसको हम गेस्टॉन करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है एल्फ्रेड एडलर, ये एल्बर्ट गॉर्डन और अब्राहम मास्लो, ये सारा हम लोग अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये बहुत इनकी डिटेल में थ्योरीज आप लोगों को शुरू समझ आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि व्हाट्स हैपनिंग एट प्रेजेंट, अभी क्या हो रहा है। ये भी वैसे तो कुछ खास नहीं है, फिजूल है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्रॉस कल्चर रिसर्च जो है वो कोर्स किया गया था इस पर रीवैल्यूएशन पे, ठीक है, जनरलाइजेबिलिटी पे, साइकोलॉजिकल फाइंडिंग्स की एक कल्चर से दूसरे, सब कल्चर से दूसरे कल्चर में, ठीक है, और जो कि एक होल्ड करता है ट्रू मीनिंग फॉर अमेरिकन स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई नहीं करते यंग पीपल इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब क्रॉस कल्चर रिसर्च की बात होगी, जो कि रीवैल्यूएशन होगी, जिसमें हम लोग फाइंडिंग देखते हैं फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। फिर जो है कि जो रीसेंट इंटरेस्ट, मतलब कि जो रीसेंट स्टडी से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे कि कॉग्निटिव हो गया, थिंकिंग प्रोसेसेस हो गए, ह्यूमन कंसेप्चुअल एबिलिटीज हो गई, ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मेन साइलेंट एस्पेक्ट बन रहे हैं पर्सनैलिटी थ्योरी के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम अभी इसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कॉग्निटिव एबिलिटी होगी, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, बिहेवियरिज्म, ये सारी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा जो है एक एसेंशियल एस्पेक्ट्स है पर्सनैलिटी थ्योरी। कॉन्स्टेंट सोशल चेंज जो है वो भी जो है न्यू डायरेक्शन लेकर आ रहा है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा नई जो है एक्साइटिंग जो है पॉसिबिलिटीज़ लेकर आ रहा है, ऑब्वियसली लेकर आ रहा है। और पर्सन रिवॉल्यूशन जो है जो कि 1970 में आई थी और बहुत ज़्यादा डीपर अवेयरनेस के साथ आई थी, जो कि रिलेटिवली हम बताती है हमारी वैल्यूज, हमारे लाइफ स्टाइल के बारे में, मीनिंग ऑफ द लाइफ इट्सेल्फ। तो ये फ्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्होंने बस ये बताया कि जो अब जो है हमारी प्रेजेंट थ्योरी में जो चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जो है मतलब ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स उस पर जा रही है, हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई डेवलपमेंट हो रही है, तो वो ये चीज़ें उन्होंने बताया। दे हैव बीन एंड विल कंटिन्यू, फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अब जो आ रही हैं और कंटिन्यूड है कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो आ रही हैं इस एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट अंडरस्टैंडिंग, मतलब उससे रिलेटेड हमें जो है समझ आने लगेगा और ज़्यादा डीपली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हम लोग का नाम पढ़े हैं, जैसे कि अब्राहम मैस्लो, कार्ल रॉजर, एल्फ्रेड एडलर, ये जब हम अभी तो हम लोग उसके नाम पढ़े, जब ये आगे चैप्टर्स में जाएंगे तो उसकी पूरी डिटेल होगी, फिर ये आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है, इनकी थ्योरीज वगैरह। ये समरी है। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।